जी आपका ये अब हमारा थर्ड पेपर आज का 2024 5 टू फरवरी मार्च। हमारे पास जी फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सी वाटर कंटेन्स अबाउट 20 ग्राम्स पर डीएम क्यूब ऑफ क्लोराइड आयन, यानी इसके 1000 सीएम क्यूब में 20 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड आयंस पड़े होते हैं। द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इन सी वाटर कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेशन विद एक्वस सिल्वर आयंस। तो आपको पता है कि सिल्वर आयंस क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बना के देते हैं आपको, AgCl बना के देते हैं। बाय यूजिंग aqueous पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर। तो डाइक्रोमेट को एज हम क्या यूज करेंगे अपने पास, इसको हम यूज करेंगे एज इंडिकेटर। ठीक हो गया। कहते हैं when aqueous silver nitrate is added to a sample of sea water, तो AgNO3 ऐड करेंगे सी वाटर में, सिल्वर आयंस रिएक्ट विद क्लोराइड आयंस टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो उसने इक्वेशन आपको दे दी है कि सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस से रिएक्शन करेंगे सैंपल में और AgCl बना के देंगे। कहते हैं when all the chloride ions have reacted with Ag plus, the presence of unreacted यानी excess Ag plus is detected by chromate ions, a red precipitate is seen। यानी कलर चेंज आपको नजर आ जाएगा, इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। किस वजह से करेगा? क्योंकि क्रोमेट जो है वो अपने एक कंपाउंड बना के देगा रेड कलर का। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट बना के देगा, उससे आपको पता लगेगा टाइट्रेशन खत्म हो गई है, तो आप उसी टाइम टाइट्रेशन रोक देंगे जैसे ही थोड़ा सा रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। द अमाउंट ऑफ Ag plus reacting with chloride aqueous in the sample of sea water can be calculated in order to determine the concentration of chloride aqueous in the sample of sea water। ठीक है, तो Ag plus के थ्रू क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल जा सकती है। दिस स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड। यूज अ weighing boat to weigh by difference approximately 10.6 grams of AgNO3 into a 100 cm cube glass beaker. Use the sample of AgNO3 in the glass beaker to prepare 250 cm cube of AgNO3 solution. Transfer this solution into a dark brown glass bottle. Label this solution X। डार्क ब्राउन ग्लास बॉटल में यूज कोई भी सोल्यूशन आप जो स्टोर करते हैं, अगर किसी डार्क कंटेनर में करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि उससे लाइट से अवॉइड कराना है। ठीक है, उसको लाइट ना लगे, क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस कुछ होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, उनका फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आप जो डार्क ब्राउन बॉटल ग्लास यूज कर रहे हैं, ग्लास बॉटल यूज कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि लाइट कांटेक्ट में ना आए AgNO3 के साथ। क्यों ना आए, वो आगे देखते हैं कि क्या उसका जवाब हो सकता है। कलेक्ट सैंपल ऑफ सी वाटर, रिमूव एनी सॉलिड मटेरियल्स प्रेजेंट, ट्रांसफर 10 cm cube of sea water into a conical flask. Add 1 cm cube of indicator to the conical flask. Rinse a burette in preparation for titration। तो आपको पता है ब्यूरेट में एक बार डिस्टिल वाटर से धोते हैं और एक बार उस सोल्यूशन से धोते हैं जिसको उसमें भरना होता है। Fill the burette with solution X. Slowly add solution X to the conical flask until a white precipitate turns red. This is the end point। तो आपके पास इनिशियली AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। जब Ag एक्सेस में हो जाता है तो वो पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके Ag सिल्वर क्रोमेट बनाते हैं जिसका रेड कलर होता है। तो ये एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन होगा। कहता है डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप 1। इंक्लूड अ टेबल इन योर आंसर टू शो हाउ दिस प्रोसेस इज रिकॉर्डेड। अब वेइंग बाय डिफरेंस ना, इधर पहली बात में समझ लो कैसे करते हैं। वैसे जो वेइंग बाय डिफरेंस होता है ना, उसका असूल होता है कि आप पहले वेइंग बोट में उसने किया ना, तो आप अपनी वेइंग बोट लो। ठीक है, वेइंग बोट उसी तरह इस तरह छोटी सी एक बॉटल होती है ग्लास की। आप अपनी वेइंग बोतल बॉटल या वेइंग बोट लें, उसका एम्प्टी का मास क्या करें, मेजर कर लें। लेकिन अब जो आपके पास लैब्स में होती है ना एनालिटिकल बैलेंस, उस पे आपने सुना होगा टेयर का ऑप्शन होता है। सुना वैसे आपने? हाँ जी, टेयर का ऑप्शन सुना है टेयर। हेलो, जी। सुना है ना कि आप कोई भी सॉलिड उसके ऊपर रखें और आप टेयर करते हैं तो वैल्यू जीरो हो जाती है, वापस जीरो पे चली जाती है। ठीक है, तो एक टेयर का ऑप्शन के होने की वजह से अब जो हमारे पास रिसेंट में हम टाइम्स में हम लोग जो मेजरमेंट्स करते हैं ना, उसमें हम ये करते हैं कि एम्प्टी वेइंग बॉटल रख लेते हैं, उसको टेयर कर देते हैं। कोई मैथ मेजर करने की जरूरत नहीं है एम्प्टी की। ठीक है, तो उसको टेयर करने के बाद क्या करते हो, आप अपना सॉलिड उसमें ऐड करते हो। ठीक है, यानी AgNO3 का हमने मास मेजर करना है, तो AgNO3 हम क्या करेंगे,
उसमें ऐड करेंगे, और पहली वैल्यू जो हम नोट करेंगे ना वो होगी AgNO3 प्लस वेइंग बॉटल दोनों का मास। ठीक है, ये जो टोटल मास जो होगा हम क्या करेंगे, इसको हम मेजर कर लेंगे, AgNO3 प्लस वेइंग बॉटल का मास। फिर उसके बाद क्या करेंगे, AgNO3 को बाहर निकालेंगे, AgNO3 यहाँ से एलिमिनेट होगा, और जो वेइंग बॉटल है और उसमें जो थोड़ा बहुत रेजिड्यू रह गया, ठीक है, ये ट्रांसफर करने के बाद अपने बीकर में डालने के बाद आप जो वेइंग बॉटल है, खाली वेइंग बॉटल, उसका मास लेंगे, तो आपके पास वेइंग बॉटल का मास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपने आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मास ऑफ AgNO3 निकल आएगा। ठीक है, जी। हमने इस तरह इसको क्या करना होता है, वेइंग बाय डिफरेंस हम इस तरह लेके चलते हैं इसको। तो डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप वन, इंक्लूड अ टेबल इन योर आंसर टू शो हाउ दिस प्रोसेस इज रिकॉर्डेड। तो आप उसे बोलेंगे जी कि फर्स्ट weigh the mass of weighing bottle and AgNO3। फिर उसके बाद weigh the mass of AgNO3, पहले आपने AgNO3 सैंपल और वेइंग बॉटल हो गया हमारा, उसके बाद हमने AgNO3 जो उसमें ट्रांसफर किया था उसका मास, ये टेयर करने के बाद आप डायरेक्ट AgNO3 का मास आपको पता लग जाएगा, और फिर वेइंग बॉटल का मास अकेले से। फिर उसके बाद वे द मास ऑफ वेइंग बॉटल। टेबल हमारा कैसे दिखेगा, तो तीन वैल्यूज होंगी टेबल में, एक तो वेइंग बॉटल, वेइंग बोट प्लस AgNO3 का मास, ये टोटल कितना आता है, और ये हम निकालेंगे जब हम क्या कर लेंगे, टेयर कर लेंगे। ठीक है, टेयर करने के बाद वेइंग बॉटल रख के टेयर करने के बाद आप उसमें जो AgNO3 डालोगे, उसमें वेइंग बॉटल प्लस AgNO3 दोनों का मास होगा उसमें। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हमने उसमें उठानी है। दूसरा फिर AgNO3 जो उसमें हमने ट्रांसफर किया उसका मास, और फिर लास्ट जो हमारे पास होगा वो किसका मास होगा, अकेले वेइंग बॉटल का, एम्प्टी वेइंग बॉटल आफ्टर ट्रांसफर, या वेइंग बॉटल प्लस रेजिड्यू का जो मास होता है। इन दोनों को हमने मेजर करने के बाद ये वाली वैल्यू किससे माइनस होगी, जो थर्ड वैल्यू है इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी फर्स्ट वैल्यू से। तो हमारे पास AgNO3 का ट्रांसफर्ड मास आ जाएगा कि हमने कितना ट्रांसफर किया मास। ठीक है, अगर कोई बंदा इस तरह नहीं भी लिखता तो भाई कोई मसला नहीं है, आप उसे बोलें सबसे पहले एम्प्टी वेइंग बॉटल का मास लो। ठीक है, फिर उसमें उसको क्या, उसके बाद क्या करो, AgNO3 ट्रांसफर करो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करें, एम्प्टी वेइंग बॉटल का मास AgNO3 एंड वेइंग बॉटल के मास से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपको AgNO3 का मास मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह भी उसको कर सकते हैं। देखिए वेइंग बाय डिफरेंस जो फ्रॉम प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो इस तरह किया जाता है जिस तरह मैंने आपको लिखवाया। उसमें टेयर करके पहले AgNO3 एंड वेइंग बॉटल दोनों का मास दिया जाता है, फिर उसके बाद AgNO3 ट्रांसफर की जाती है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद वेइंग बॉटल और रेजिड्यू जो रह जाता है उसका मास दिया जाता है, इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और फिर हमें फाइनल मास मिल जाता है हमारा, AgNO3 का होगा। कहते हैं डिस्क्राइब हाउ द सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड, describe how the student should prepare 250 cm cube of AgNO3 aqueous in step 2, starting with the AgNO3 solid in 100 cm cube beaker in step 1। ठीक है जी, 100 cm क्यूब बीकर में AgNO3 सॉलिड आपने डाला था उसका सर्टेन मास, तो दोबारा आपने क्या करना है, सबसे पहले कि ऐड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू द 100 cm क्यूब बीकर। ठीक है, फिर उसके बाद डिसॉल्व ऑल द सॉलिड AgNO3, ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन किस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, टू 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ट्रांसफर द वॉशिंग्स ऑफ बीकर, टॉप अप द सॉल्यूशन
top of the solution to 250 cm cube mark using distilled water. तो using distilled water भी साथ लिख लो. Suggest why solution X is kept in the dark brown glass bottle in step 3 rather than a colorless glass bottle. हाँ जी, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में क्यों नहीं रखा उसको, एक आपने डार्क ग्लास बॉटल में क्यों रखा है, डार्क ब्राउन ग्लास बॉटल में, ताकि कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन ना हो जाए. और AgNO3 के लिए याद कर लें कि इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, तो आप उसे लिखते हैं जी AgNO3 decomposes in presence of sunlight. ठीक है, ये बात आपको खुद से नहीं पता होगी, बट इतना आपको एटलीस्ट मैंने बता दिए खुद से कि जो आप सब्सटेंस डार्क में स्टोर करते हैं उसका मकसद ये होता है कि वो सनलाइट से फोटोकेमिकल रिएक्शन कर लेते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं AgNO3 जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाती है उसकी. ठीक है, डिकम्पोजिशन होने के दो तरीके होते हैं आपको, हाइड्रोलिसिस से भी हो जाती है और फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी सनलाइट से भी हो जाती है. अच्छा, सजेस्ट हाउ सॉलिड मटेरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सी वाटर इन स्टेप 4. आप कोई भी सॉलिड किसी सोल्यूशन से कैसे रिमूव करते हैं? Filtration. फिल्टरेशन करते हैं. To remove any insoluble solid from a liquid. Identify the most appropriate piece of equipment that you would use to transfer 10.00 cm cube of seawater from dark brown bottle to a conical flask in step 5. तो ये एक्यूरेट वॉल्यूम आपने इधर ट्रांसफर करना है तो क्या यूज करें? 10 cm क्यूब Pipette. पिपेट यूज करें. फिर कहते हैं एड 1 cm क्यूब ऑफ K2Cr2O7 टू द कॉनिकल फ्लास्क इन स्टेप 6. अब इसके लिए क्या मुझे पिपेट यूज करना पड़ेगा? ये तो इंडिकेटर है. इंडिकेटर है, आपने अंदाजन 2 to 3 ड्रॉप्स डालने यानी 1 cm क्यूब डालने. तो आप क्या यूज कर लें इसके लिए? Dropper. ड्रॉपर यूज कर लो या मेजरिंग सिलेंडर छोटा आता है 5 cm क्यूब 10 cm क्यूब वाला, तो आप उसे बोलेंगे जी यूज अ मेजरिंग सिलेंडर या फिर ड्रॉपर. तो ड्रॉपर पे भी ग्रेजुएशन होते हैं जी. Syringe use कर सकते हैं. हाँ, सिरिंज भी यूज कर सकते हैं. सिरिंज तो जबरदस्ती होगी ना, कुछ ड्रॉपर कर लें ज्यादा बेहतर है मेरा ख्याल. आगे कहते हैं क्रोमेट सॉल्यूशंस. चाहे वो ड्रॉपिंग पिपेट लिख रहा है. एक ही चीज होती है दोनों, ड्रॉपर ड्रॉपिंग पिपेट एक ही चीज होती है. मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. नंबर दे देगा ना जो अगर मैं ड्रॉपर लिख दूँ सिर्फ. जी जी जी, आप ड्रॉपर ले लें, आपको आराम से नंबर नहीं देगा. अच्छा क्या लिख रहे हैं वो जरा बताना मुझे दोबारा, पूरी पूरी बात बताना. Dropping pipette as 1 cm cube, not 1.00 cm cube is asked for. ठीक है, ड्रॉपर लिख दो बस, काम हो जाएगा हमारा. मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, छोटा मेजरिंग सिलेंडर आता है उससे भी इंडिकेटर डाल सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर कन्वेंशनली डाला जाता है आपके ड्रॉपर से. ठीक है, ड्रॉपर से उसका मेजर करते हैं, थोड़ा सा 1 to 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देते हैं. क्रोमेट 6 solutions are known to be carcinogenic यानी कैंसर कॉजिंग. स्टेट व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन using K2Cr2O7 in step 6 other than wearing safety goggles. हाँ जी, जो आपके पास क्रोमेट के सोल्यूशन है ना, वो आपके पास होते हैं जी कार्सिनोजेनिक. ठीक है, और कार्सिनोजेनिक किस तरह है कि सेफ्टी गॉगल्स आप पहने, बचत हो जाएगी आपकी, यानी आंखों के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा. उसके अलावा आप सोल्यूशन हैंडल कर रहे हैं तो आप क्या क्या करेंगे, सोल्यूशन को किस तरह हैंडल करें? आप Chemically ग्लव्स पहन लें, resistant gloves. केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स, जब उसको हैंडल करें ताकि स्किन से कांटेक्ट में ना आए. तो यूज केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स, काम खत्म. स्टेट व्हाट ब्यूरेट शुड बी रिंस्ड विद इन स्टेप 7. स्टेप 7 ब्यूरेट में कौन डाला था हमने? स्टेप 7 पे जाते हैं. स्टेप 7 में रिंस ब्यूरेट फॉर टाइट्रेशन, फिल ब्यूरेट विद सॉल्यूशन एक्स. तो सॉल्यूशन एक्स ब्यूरेट में डालना है तो रिंस भी किससे कर लें? हाँ जी, Solution. ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन भरना होता है उसी सॉल्यूशन से एक बार रिंस भी करते होते हैं उसको. तो हम उसे लिख देंगे सॉल्यूशन
एक्स से ही आप उसको क्या करें, इरेंज करें। द स्टूडेंट ऑब्टेन द रिजल्ट शोन इन टेबल 1.1। आपके पास फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग्स हैं। टाइटर की वॉल्यूम क्या आती है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकल आएगी। तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 23.40। नीचे वाले में क्या वैल्यू आती है, सेकंड वाले में, टाइट्रेशन नंबर 1 में 45.75 माइनस 23.40। 22.35। 22.35 आ रहा होगा। जी। और उसके बाद टाइट्रेशन नंबर 2 में हमारे पास है 22.60। और टाइट्रेशन नंबर 3 में हमारे पास बनता है, यह है ट्वेंटी जी टू फोर्टी पॉइंट फाइव फोर पॉइंट जीरो फाइव फाइव तो 22.45। ठीक है। तो हमारे पास ये वॉल्यूम्स आ गए हैं। अब वैसे मुझे बताएं कि जब हमने अपना मीन टाइटर कैलकुलेट करना है तो हम इनमें से कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं, दो वैल्यूज जो जो आपस में क्या हो, कंकॉर्डेंट है। कंकॉर्डेंट हो। कंकॉर्डेंट मतलब वो आपस में 0.1 के डिफरेंस पे होती हैं। तो आगे कहते हैं जी, कंप्लीट टेबल 1.1 कर दिया। कैलकुलेट द मीन टाइटर टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशन शो वर्किंग। मीन टाइटर के लिए आप टू टाइटर की वैल्यूज उठाएंगे जो कि आपस में क्या हो, कंकॉर्डेंट हो, यानी उनमें 0.1 का डिफरेंस हो एक दूसरे से। तो इनमें कौन सी दो ऐसी वैल्यूज हैं जिन पे 0.1 का डिफरेंस है, तो ये वन देखो, एंड ये वाली वैल्यू टाइट्रेशन 1 वाली 22.35 और टाइट्रेशन 3 वाली 22.45, इनमें 0.1 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये दो वैल्यूज उठाऊंगा, इनका मीन कैसे लेंगे, यानी एवरेज 2.35 प्लस 22.45 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जवाब क्या आता है मेरे पास, 22.40 फोर। आता है। जी। हाँ, तो 22.40, दो डेसिमल प्लेसेस तक है ना सारे वॉल्यूम, तो 40 तक उसको वॉल्यूम बताएंगे, 22.40। यूज द मीन टाइटर फ्रॉम एच पार्ट 2 टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन सैंपल ऑफ सी वाटर। अच्छा, ये जो हम ऊपर से टाइटर ऐड कर रहे थे, ये किसका था, एजी प्लस का। ये नीचे पड़े हुए किसके साथ रिएक्शन करता है, क्लोराइड के साथ। तो ऊपर से एजी प्लस मैंने कितना डाला, वॉल्यूम 22.40, टाइटर मीन वाला यूज करते हैं, ठीक है। 22.40 मुझे ऐड करना पड़ा वॉल्यूम। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी Ag1+ वाले सोल्यूशन की, दी हुई है उसने। जी, हम निकाल सकते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन इसकी। जी। इतने ग्राम्स हैं 250 cm³ में। तो आप इसको क्या कर लें, पहले मोल्स में चेंज कर लें। तो मोल्स इन 250 पता लग जाएंगे, उसको चेंज कर लो 1000 cm³ में कितने आएंगे। तो पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, इसके मोल्स निकाल लेने चाहिए। तो मोल्स ऑफ, अच्छा, तो कहते हैं assume the mass of solid silver nitrate used in step 2 was 10.62। तो मोल्स ऑफ सिल्वर निकालेंगे वहां से, या सिल्वर नाइट्रेट ही निकाल लो चलो, AgNO3। वो कितना आता है जी, 10.62 डिवाइडेड बाई AgNO3 का मास कितना आता है आपके पास, Mr। जल्दी से फाइंड करो Mr कितना आता है इसका। तो ये जी किस ग्रुप में था? जॉनसन 60 एलिमेंट्स में क्या, इसने वैल्यू बताई है 169.9। 107.9 प्लस ये नाइट्रोजन 14.0 प्लस O3 है हमारे पास, तो 3 टाइम्स 16.0, कितनी बताई आपने वैल्यू, 69.9। 169.9। इसको डिवाइड करें तो यहाँ से मोल्स ऑफ Ag कितने आते हैं, AgNO3 0.06250। 0.06250 मोल्स 7। आ रहे हैं। ये मोल्स किस में पड़े हुए हैं, 250 cm³ में पड़े हैं ना, ऐसे ही। जी। तो हमें कौन से वाले चाहिए मोल्स, जो 1000 cm³ में होंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन हम उसके साथ लिखेंगे जाके। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर DM³ में हमें चाहिए यहाँ पे, जो Ag+ वाले सोल्यूशन की है। तो हमें पता लग गया कि यार इसके 250 cm³ में हमारे पास आते हैं 0.06250 मोल्स।
तो अगर इसके 1000 cm³ यानी 1 dm³ सोल्यूशन होता है तो फिर कितने होते? तो यहाँ से निकालो कितने आते हैं। 0.2500। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी मोल पर dm³ कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आप इन मोल्स को डिवाइड कर देते इस वॉल्यूम को dm³ में कन्वर्ट करके, तो आपको तब भी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती। अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया जी 0.2500 मोल पर dm³ वाला Ag+ का। मेरे पास क्या था? सोल्यूशन था। अच्छा, मैं Ag+ का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि AgNO3 जब आपके पास आयनाइज होता है तो वो Ag+ 1 मोल देता है और NO3 1 मोल देता है। तो जितना AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही Ag+ की भी होगी। तो यही कॉन्सेंट्रेशन Ag+ की भी है। यहां से मैं क्या निकालूंगा? मोल्स ऑफ Ag+ यूज्ड, जो टाइट्रेशन में यूज हुए हैं वो कितने हैं जी? 22.40 cm³ मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन जो कि 0.2500 है, डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से कितने आते हैं Ag+ के मोल्स? 5.602 into 10⁻⁻⁴। 5.602 × 10⁻⁻⁴ मोल्स। ये मोल्स ऑफ Ag रिएक्ट किए हैं किसके साथ? Cl के साथ। तो Ag और Cl के बीच में अगर हम ऊपर जाके इक्वेशन देखें तो उसने दी है Ag+Cl गोज इनटू AgCl। तो इन दोनों के बीच में भी क्या है? 1:1। तो यही मोल्स किसके हैं? और यही मोल्स क्लोराइड के भी है ना। जी। तो ये मोल्स ऑफ क्लोराइड मेरे पास कितने आ जाएंगे जी? 5.602 × 10⁻⁻²। तो मैं यहाँ पे जरा जगह बना लेता हूँ, अब मैं इधर लिख लूंगा। तो उसको लिख के दिखाना है, वर्किंग सारी दिखानी है अपनी। तो मोल्स ऑफ Cl- इज इक्वल टू 5.602 × 10⁻⁻⁴। अच्छा, ये कितने वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड के सोल्यूशन में पड़े हैं? हाँ जी, क्लोराइड का कितना सोल्यूशन हमने लिया था? ये देखो, ट्रांसफर 10 cm³ ऑफ सी वाटर टू इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। 10 cm³ सैंपल लिया था ना हमने कॉनिकल फ्लास्क में। तो जी। ये क्लोराइड कितने में पड़ा है? 10 cm³ में। तो ये 10 cm³ सैंपल में पड़ा हुआ था। हमें कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कौन से वाले मोल्स चाहिए? जो 1 dm³ में पड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से ये वाले मोल्स इसमें इंसर्ट करो, वॉल्यूम इधर से dm³ में चेंज कर दो, डायरेक्ट निकल आएगा। नहीं तो यूनिटरी लगा लें अगर आदत है उसकी। तो आप क्या कर लें कि 10 cm³ में अगर इसके 5.602 × 10⁻⁻⁴ है, तो हमारे पास 1000 cm³ में कितने होने चाहिए, यानी 1 dm³ सोल्यूशन में। और जो मोल्स 1 dm³ में आते हैं वो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो यहाँ से एक्स का जवाब कितना आता है? 5.602 into 10⁻⁻³ 5.602 × 10⁻⁻³ मोल पर dm³। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई। कॉन्सेंट्रेशन कितने पे दे दें? तो आप जाके देखें मैथ्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास। 10.62 है आपके पास, तो 4 सिग्निफिकेंट पे है। जो हमने कॉन्सेंट्रेशन यूज की थी वो भी 4 सिग्निफिकेंट पे यूज की थी, मोल्स भी 4 सिग्निफिकेंट पे लिखे हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट पे अपना 5.602 × 10⁻⁻⁻² मोल पर dm³ आप जवाब दे दें। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन टाइट्रेशन टू कैलकुलेट योर शो योर वर्किंग। अच्छा, सबसे पहली बात, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एरर इन टू, जितनी दफा आपने रीडिंग ली है, डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड वैल्यू। टाइट्रेशन नंबर 2 में इंटू 100। तो टाइट्रेशन नंबर 2 में ऑब्टेन्ड वैल्यू क्या थी हमारी टाइटर की? हाँ जी, ऑब्टेन्ड वैल्यू क्या है? 22.60। तो उस जगह पे जाके लिखेंगे ऑब्टेन्ड वैल्यू अपनी, यह है जी 22.60 cm³। एरर कितनी दफा आएगा? आपने वॉल्यूम कितनी दफा मेजर किया है? 2 दफा। एक आपने इनिशियल वॉल्यूम लिया, एक आपने फाइनल वॉल्यूम लिया, ऐसे ही है ना? जी। एक हमने इनिशियल वॉल्यूम ले लिया है, एक हमने फाइनल वॉल्यूम ले लिया अपना। ठीक है, तो हमारे पास जो है, एक हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया, एक फाइनल वॉल्यूम। एरर कितना आएगा? एरर निकालना पड़ेगा हमें भी। तो एक हमारे पास इनिशियल है, तो एरर आएगा जो हमारे पास टाइम्स 2 आएगा। कितना एरर आएगा उसको निकालना है। ब्यूरेट जो है उसमें एक स्मॉलेस्ट रीडिंग जो होती है आपकी, वो कितने को रिप्रेजेंट करती है ब्यूरेट में?
0.1 को। ठीक है, ब्यूरेट में रीडिंग्स इस तरह होती हैं 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, फिर ये जाएगा 20 तक, फिर सॉरी 10.5, फिर उसके बाद आपके पास ये जाएगा 11 तक, फिर 11.1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करके चलता रहेगा। तो ब्यूरेट में जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है ग्रेजुएशन, वो 0.1 तक होती है। एरर इसमें कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो वो 0.05 आपके पास हर वैल्यू में एरर होती है। ठीक है, तो हमारे पास 0.05 का एरर आएगा इंटू 2 टाइम्स, 2 दफा रीडिंग लिए इनिशियल फाइनल, इसको डिवाइड करो यहाँ से, परसेंटेज एरर कितना आता है हमारे पास, 0.4424। तो 0.4424, इसको हम कितने सिग्निफिकेंट पे देते हैं, ये 4 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड कर दो, 0.442%। फिर आगे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस of the sample of sea water accurately determined the concentration of chloride to be lower than the determined value by titration of Ag plus। ठीक है, तो जब Ag प्लस के साथ आपने उसकी टाइट्रेशन की तो क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही थी आपकी वैल्यू से क्या थी, लोअर थी। इस वैल्यू से, इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू से क्या आई, कम आई। ठीक है, टाइट्रेंट आपने उतना ही ऐड किया, Ag प्लस उतना ही ऐड किया, लेकिन आपके लिए जो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन आ रही थी बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, वो क्या थी, लोअर थी। जबकि जो आप टाइट्रेशन से उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। सजेस्ट वाई स्टूडेंट्स मेथड गेव अ हायर वैल्यू, क्या रीजन हो सकते हैं। क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन ज्यादा कैसे आएगी, कि जो Ag प्लस यूज किया उसका वॉल्यूम यूज क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी ना, जी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस सोल्यूशन तो वही है। बट क्योंकि हमने Ag प्लस के थ्रू Cl नेगेटिव निकालना है, तो अगर Ag प्लस का वॉल्यूम हमारे से ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा, उससे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, और जो क्लोराइड नीचे पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कम वॉल्यूम चाहिए था आपके वॉल्यूम से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो क्या वजह हो सकती है, Ag प्लस अभी भी ज्यादा कंज्यूम हुआ, एंड पॉइंट नहीं आया, ऑल्दो नीचे क्लोराइड कंज्यूम हो गया, लेकिन फिर भी Ag थोड़ा सा ज्यादा और कंज्यूम हो गया आपसे। इसकी क्या वजह हो सकती है, कि नीचे कॉनिकल फ्लास्क में कोई ऐसी सब्सटेंस पड़ी हुई है जिससे Ag ने क्या किया है, रिएक्शन कर दी है। ठीक है, एंड पॉइंट से पहले Ag ने किसी और सब्सटेंस के साथ क्या कर दी है, रिएक्शन कर दी है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो यूज हुआ है वो ज्यादा है, उसकी वजह से उसके मोल ज्यादा आए हैं, उसके मोल ज्यादा आने की वजह से क्लोराइड के मोल ज्यादा आए हैं, क्लोराइड के मोल्स जब ज्यादा आए हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ जाए। तो ठीक मैथ है, ऑफ एजी प्लस का नहीं कह सकते? मास ऑफ Ag प्लस पे नहीं, कॉन्सेंट्रेशन फिर भी वही बनेगी। मास ऑफ Ag प्लस तो हमने एक्यूरेटली 10.62 लेना था ना, उसमें तो गलती नहीं हुई हमसे, एनालिसिस के टाइम पे गलती हुई हमसे, कि जो हमारा वॉल्यूम फॉर टाइट्रेशन आ रहा है, कंप्लीट रिएक्शन आ रहा है, वो अगर ज्यादा आएगा तब ही क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और जो उसने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की है, यानी लाइट के साथ एब्जॉर्बेंस वाला जो उसने आपके पास जो एनालिसिस किया है, उसमें उसके पास क्या आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलती हो सकती है कि Ag जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा तब यूज होगा जब क्लोराइड के अलावा अंदर कोई सब्सटेंस ऐसा पड़ा हुआ है जो Ag का वॉल्यूम ऊपर से कंज्यूम करता है। ठीक है, तो तब आपके पास क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि Ag प्लस माइट बी रिएक्टिंग विद अदर सब्सटेंस फिर आप इसका कैलकुलेशन वाइज बता सकते हैं ये कैसे हो रहा है? प्रेजेंट इन, मैं बता देता हूँ, प्रेजेंट इन सैंपल। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन वाइज बता देता हूँ आपको। देखो, अगर अंदर सिर्फ क्लोराइड होता ना, अंदर सिर्फ अगर क्लोराइड होता है जिसने रिएक्शन करना है, तो Ag प्लस का कोई सर्टन वॉल्यूम यूज होता है, उसको मैं वी बोल देता हूँ, वो मैं कह लेता हूँ जी, तो मेरे पास 20 cm³ यूज होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या थी Ag की, Ag कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली थी, कितनी थी, 0.2500 मोल पर डी एम क्यूब।
ये वॉल्यूम तब आएगा जब सिर्फ क्लोराइड अंदर क्या था, रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहां से मोल्स ऑफ एजी निकलेंगे और हम एक्यूरेटली क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ क्लोराइड निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ क्लोराइड जो 10 सीएम क्यूब में, फिर 100 सीएम क्यूब, सॉरी 1000 सीएम क्यूब में निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आ जाएगी। तो यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आती है वो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर रहे हैं वैल्यू, वो आ जाती है जी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ, मोल पर डीएम क्यूब में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये आ जाती है। अब दूसरी जगह पे जब अंदर सिर्फ क्लोराइड नहीं था, कोई और सब्सटेंस भी था जो एजी प्लस से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हमें नहीं पता था। ठीक है, ये हमें नहीं पता था कि अंदर कोई और भी सब्सटेंस है, ऑल्दो हमने फिल्टरेशन की थी, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाहर निकाल लिया था, कोई सॉल्युबल सब्सटेंस अंदर रह गया होगा जो एजी प्लस से रिएक्शन कर सकता है। तो जब अब हमने एजी प्लस डाला ना, तो उसने रिएक्शन करना शुरू किया, सीएल को खत्म किया, लेकिन अभी कलर चेंज नहीं आपको नजर आया, तो आपको थोड़ा सा और एजी प्लस डालना पड़ा, उसने एक्स को भी खत्म किया। फिर जब एजी प्लस आया, उसने क्रोमेट से रिएक्शन करके अपना रेड कलर शो किया, तब आपने बंद किया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम खर्च हुआ वो 20 से थोड़ा सा ज्यादा था, वो 22 कर लेते हैं सीएम क्यूब, और कॉन्सेंट्रेशन इस सोल्यूशन की वही थी। तो यहाँ से मोल्स ऑफ एजी क्या आएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। जब मोल्स ऑफ एजी ज्यादा आएंगे तो रेशियो बनाएंगे, जब मोल्स ऑफ क्लोराइड के साथ उसी 10 सीएम क्यूब में यहाँ पे मोल्स ऑफ क्लोराइड क्या आएंगे, ज्यादा। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड निकाल रहे होगे वो भी क्या आ जाएगी, फिर प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा आएगी, ये 0.55 कह लो उसको, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा आ रही है, ऑल्दो क्लोराइड की असल में कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में वो नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसको निकालने का एक ही तरीका था कि एजी का वॉल्यूम पता लग जाता है कितना यूज हो रहा है, और एजी का एक्यूरेट वॉल्यूम जो था वो 20 यूज होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सोल्यूशन में एक और सब्सटेंस ऐसा पड़ा था जो एजी से रिएक्शन करता है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वॉल्यूम डलवा लिया सोल्यूशन में, जिसकी वजह से मोल ज्यादा आए, मोल ज्यादा आए तो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आई, फिर ज्यादा आई। तो हमारे पास गलती क्या हुई हमसे, कि गलती या मसला यही हुआ है आपके पास कि क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आने की वजह ये है कि सोल्यूशन में कुछ सॉल्युबल रिएक्टेंट पड़ा हुआ है ऐसा जो एजी से रिएक्शन करता है बिफोर एंड पॉइंट। ठीक है, अब क्लियर है। तो अगर वो कह दे कि कोई ऐसी चीज नहीं है सोल्यूशन में, तो फिर हम अच्छा, क्या कोई करें? ऐसी चीज नहीं है सोल्यूशन में, तो फिर तो वो सवाल ही नहीं बनता ना, फिर तो कोई सवाल नहीं, फिर आपके पास एक्यूरेट ही आता है, स्पेक्ट्रोमेट्री से भी इधर से भी एक्यूरेट ही आता है। एक्यूरेट ना नहीं, हम आने की मैथ्स का एक ही नहीं कह वजह के सकते कि अंदर, जो हमने जो सिल्वर का जो मैथ्स लिया था, यार सिल्वर का मैथ से इधर नहीं जोड़ सकते ना, कि उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमने एनालिसिस कैलकुलेशन ऑफ में कुछ सी गलती वाटर की हो या कोई मेजर करते हुए गलती accurately की। determine the concentration to be lower than that determined by titration। टाइट्रेशन में तो हमने डिटरमिन किया उसको थ्रू वॉल्यूम ऑफ एजी एडेड और मोल्स ऑफ एजी से। ठीक है, जो हमने एजी का सोल्यूशन बनाया उसमें इसने कहीं भी नहीं कहा कि आप एजी के सोल्यूशन में जो है उसमें कहीं पे गलती की है, उधर नहीं हमने गलती की। हाँ, अगर कहीं पे कह देता कि आपने स्टेप इस फलाने स्टेप में कहीं गलती की है या फलाने स्टेप में कहीं गलती की है, तब कंसिडर करता मैं उसको। ठीक है ना, तो यहाँ ठीक पे है सर। कंसंट्रेशन के लिहाज से सवाल पूछा गया था, और क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकलती थी एजी के सोल्यूशन उठा के, उसका कितना वॉल्यूम खर्च होता है। ठीक है, तो ठीक। जब कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है मोल्स ऑफ क्लोराइड ज्यादा आपके पास आए हैं, और वो तब ज्यादा आएंगे जब एजी के मोल्स ज्यादा आएंगे, एजी के मोल्स तब ज्यादा आएंगे जब वॉल्यूम ज्यादा आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हमारे पास ये सवाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आगे आपसे कहता है जी कि अ स्टूडेंट investigates the rate of hydrolysis of methyl methanate। तो ये आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, मिथाइल मिथानोएट की हाइड्रोलिसिस है, वाटर से रिएक्शन करेगा, मेथनोइक एसिड एंड मेथनॉल बना के देगा आपको। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता है हम H प्लस की प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस्ड as the reaction progresses can be monitored by titration with aqueous sodium hydroxide of known concentration using thymophthalein as indicator। तो जो आपके पास ये एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप क्या करते जाओ, थोड़ा सा सोल्यूशन बाहर निकाल के साथ साथ टाइट्रेट करते जाओ और देखते जाओ सोल्यूशन में अभी कितना आपके पास मेथनोइक एसिड पड़ा हुआ है। इस तरह का एक सवाल हम पहले करके आ चुके हैं।
To determine the volume of NaOH needed to neutralize the H plus from the catalyst needs to be found beforehand. So to determine this, the volume needed to neutralize the H plus from the catalyst, यानी जो HCl की तरफ से आ रहा है उसको आपको पहले से फाइंड करके रखना है. The student uses the following procedure. Add approximately 150 cm cube of iced water to a 250 cm cube conical flask. मुझे बताओ ये आइस्ड वाटर का क्या काम होता था, हमने एक पेपर में डिस्कस किया था इसको. Quenching. तो एक हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क ए है और एक कॉनिकल फ्लास्क बी होगी मेरे ख्याल है. ठीक है, तो एक कॉनिकल फ्लास्क लिया मैंने, उसमें मैंने आइस्ड वाटर डाला है. इसका बेसिकली मकसद क्या होता है ठंडे पानी का, कि जब आप सैंपल निकालेंगे बाहर, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन जब आप उसमें से सैंपल निकालेंगे टू चेक के HCOOH उसमें कितना है, तो आप इंस्टेंटली उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे कि रिएक्शन रुक जाए. ठीक है, आप क्या करना चाहेंगे, उसको ठंडा करना चाहेंगे कि रिएक्शन रुक जाए, ताकि उस 10 cm क्यूब में जो आपके पास HCOOH आया था वो फर्दर और कोई रिएक्शन ना करे, बस उसमें रुक जाए वहीं पे. तो वहां से हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लें. तो क्वेंचिंग कहते हैं इसको, एब्रप्ट एंडिंग ऑफ अ रिएक्शन. कहते हैं जी एट 200 cm क्यूब ऑफ 0.25 मोल पर डीएम क्यूब HCl टू अ 500 cm क्यूब कॉनिकल फ्लास्क. उसको फ्लास्क बी लिया है हमने. फिर उसके बाद हमारे पास है कॉनिकल फ्लास्क बी इज द फ्लास्क इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस. कहते हैं ट्रांसफर 2 cm क्यूब ऑफ 0.250 मोल पर डीएम क्यूब HCl फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क बी टू कॉनिकल फ्लास्क ए. ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ए में जिसमें आइस्ड वाटर पड़ा था वहां से हमने उठा के अपना HCl डाला है. कैरी आउट अ सिंगल टाइट्रेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ कॉनिकल फ्लास्क ए विद NaOH ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ए के साथ NaOH का रिएक्शन करा के आपने क्या करना है जी, टाइट्रेशन करनी है. कहते हैं एड 10 cm क्यूब ऑफ मिथाइल मिथानोएट टू कॉनिकल फ्लास्क बी, swirl the reaction mixture and immediately start a stopwatch. After 1 minute, transfer 2 cm cube of the reaction mixture from conical flask B into conical flask A. ठीक है, तो आपने कॉनिकल फ्लास्क बी में रिएक्शन शुरू कराया, उसमें से 2 cm क्यूब सैंपल निकाला, कॉनिकल फ्लास्क ए में डाल दिया. क्या करना चाह रहे हैं, रिएक्शन स्टॉप कराना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जो सैंपल निकाला है उसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाए, उसमें जो आपके पास मिथेनोइक एसिड है वो क्या कर जाए, अब रुक जाए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, ताकि उसको फाइंड कर लें थ्रू टाइट्रेशन. तो कहते हैं जी 2 cm क्यूब ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क बी इनटू कॉनिकल फ्लास्क के, कैरी आउट अ सिंगल titration of the contents of the conical flask A against NaOH. Do not empty the contents of conical flask A between titrations. तो आपने खाली नहीं करना, उसके ऊपर ही डालते जाना. कहते हैं आफ्टर 10 मिनट्स ट्रांसफर 2 cm क्यूब ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क बी दोबारा से इनटू कॉनिकल फ्लास्क ए, टाइट्रेट द कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क ए अगेंस्ट NaOH. दोबारा टाइट्रेशन करो. रिपीट स्टेप 6 एट इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट्स फॉर 1 आवर. तो कितने इंटरवल्स आएंगे, 6 इंटरवल्स आएंगे हमारे पास. हर 10 मिनट बाद हमने क्या करना है, 2 cm क्यूब सैंपल निकालने, कॉनिकल फ्लास्क ए में डालना है उसको. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, कॉनिकल फ्लास्क ए में जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो इसको ख्याल में रखना है आपने. टोटल वॉल्यूम के बढ़ने से आपके पास मोल्स तो नहीं चेंज होंगे जो आप मेथनोइक एसिड के उसमें डाल रहे होगे. ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेशन लाजमी चेंज हो जाएगी. कहते हैं स्टेट विच स्टेप इज यूज्ड टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम द कैटलिस्ट इन द मिक्सचर. इससे पहले कि हम ये सवाल करें, मैं आपको जरा इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं. स्टेप 1 में हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ए ली है. डायग्राम की तरफ मैं इधर पेज ऐड कर देते हैं. अच्छा जी, तो हमारे स्टेप 1 में हमने क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क ए, इसको लेबल किया हमने ए. इसमें हमने आइस्ड वाटर लिया हुआ. आइस्ड वाटर का कितना वॉल्यूम लिया इसमें हमने, 250 नहीं 150 cm क्यूब, 150 cm क्यूब आइस्ड वाटर का हमने इसमें सोल्यूशन ले लिया. फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऐड 200 cm क्यूब ऑफ 0.250 मोल पर डीएम क्यूब HCl टू अ 500 cm क्यूब कॉनिकल फ्लास्क बी. फिर एक मैंने बड़ी कॉनिकल फ्लास्क बी ली है, उसमें मैंने 200 cm क्यूब ऑफ 0.25 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन वाला क्या डाला है, HCl डाला है. ठीक है, इसको मैंने लेबल कर दिया कॉनिकल फ्लास्क बी. फिर उसके बाद क्या किया मैंने,
कॉनिकल फ्लास्क बी इज द फ्लास्क इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन मेरा किधर होगा? इधर। रिएक्शन इस फ्लास्क में होता है। फिर उसके बाद मुझे क्या कहते हैं जी कि ट्रांसफर 2 cm³ ऑफ 0.250 मोल पर dm³ HCl फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क बी टू कॉनिकल फ्लास्क ए। अब यहां से मैंने कितना सैंपल निकालना है बाहर? 2 cm³ सैंपल निकालूंगा बाहर। और इस 2 cm³ सैंपल जो कि HCl का ही है अभी इस टाइम पे, सिर्फ HCl है इसमें, उसको किधर डाल देने? कॉनिकल फ्लास्क ए में डाल देने। अब कॉनिकल फ्लास्क ए में डालने के बाद जब 2 cm³ आप उसमें डालेंगे, उसमें सर्टन मोल्स ऑफ HCl पड़े होंगे। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने टाइट्रेशन की अगेंस्ट NaOH। NaOH के अगेंस्ट मैंने क्या कर ली? टाइट्रेशन कर ली। तो NaOH मैंने ऊपर से क्या किया? कॉनिकल फ्लास्क ए में टाइट्रेशन हो रही है, NaOH लिया, नॉन कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी, और यहाँ से मैंने ड्रॉप वाइज ऐड किया। मैंने देखा कितने कॉन्सेंट्रेशन के बाद आपके पास H+ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे पास कलर चेंज आ जाता है। इतनी बात क्लियर है कि हम रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? हेलो? जी क्लियर है। अभी तक क्लियर है? आगे जी। सुनते हैं। अब क्या करना है हमने कि HCl जो ऐड किया था कॉनिकल फ्लास्क बी में टू कॉनिकल फ्लास्क ए, बी से जो ए में 2 cm³ ऐड किए, उसके लिए सिंगल टाइट्रेशन कैरी आउट करनी है, ठीक है, और NaOH के साथ करनी है ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या कहता है? यहां से हम बेसिकली क्या फाइंड कर रहे होंगे कि ये जो 2 cm³ सैंपल आपने ऐड किया है इसमें, ठीक है, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ HCl थे इस 2 cm³ सैंपल में। तो यहाँ पे जो आपने 200 cm³ ऐड किए, उसमें कितने मोल्स ऑफ HCl होने चाहिए? वो तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते हैं ना कितने मोल्स होंगे HCl के। तो उस 2 cm³ सैंपल में कितना HCl पड़ा हुआ है, वो फाइंड करने के लिए हमने ऊपर वाले सोल्यूशन में उसको क्या कर दिया था? इंसर्ट कर दिया था। फिर कहते हैं एड 10 cm³ ऑफ मिथाइल मिथाइनोएट टू कॉनिकल फ्लास्क बी, स्विल द मिक्सचर एंड इमीडिएटली स्टार्ट स्टॉप वॉच। तो इसके बाद इसमें क्या किया हमने? इसके बाद हमने इसमें मिथाइल मिथाइनोएट डाला। तो मिथाइल मिथाइनोएट का 10 cm³ मेजर करके हमने इसके अंदर इंसर्ट किया। तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है? हाइड्रोलाइज होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी उसकी, वो टूटना शुरू करेगा। क्या बनाना शुरू करेगा इस सोल्यूशन में? CH3COOH, जो हमारे काम की चीज है उसकी बात करें। आगे क्या करते हैं जी हम कि इसमें आपके पास ये अब क्या हो गया जी? 10 किधर गया? 10 cm³ ऑफ मिथाइल मिथाइनोएट आपने ऐड किया फ्लास्क बी में, स्वेल द मिक्सचर एंड इमीडिएटली स्टार्ट स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट कर दी। आफ्टर 1 मिनट ट्रांसफर 2 cm³ ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क टू कॉनिकल फ्लास्क ए। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट थोड़ा बहुत ये बना होगा, तो आप क्या करोगे? इधर से 2 cm³ सैंपल उठाओगे, दोबारा इसमें डालोगे, ठीक है। तो इसमें 2 cm³ में कुछ आपके पास मिथेनोइक एसिड आएगा, उसके लिए टाइट्रेशन करोगे विद NaOH दोबारा से, ठीक है। NaOH के साथ उसकी क्या करेंगे? दोबारा से टाइट्रेशन करेंगे। अब जब दोबारा टाइट्रेशन करेंगे तो हम क्या फाइंड कर रहे होंगे उस केस में कि 2 cm³ में कितना हमारे पास, जो आपके पास जो मेथनोइक एसिड था वो कैरी कर रहा था, वो कितना मेथनोइक एसिड कैरी कर रहा था, वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कहते हैं कि जी अब सिंगल टाइट्रेशन दोबारा से करें, NaOH यूज करें, और फिर कहते हैं डू नॉट एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ कॉनिकल फ्लास्क के बिटवीन टाइट्रेशंस। यानी ये दो टाइट्रेशन अभी तक दो कर लिए, एक जो HCl का सोल्यूशन जब ट्रांसफर हुआ था 2 cm³, एक जो 1 मिनट के आफ्टर आफ्टर द रिएक्शन स्टार्टेड, उसके 1 मिनट के बाद आपने जो सोल्यूशन ट्रांसफर किया था उसकी कॉन्सेंट्रेट, उसकी जो आपने टाइट्रेशन की। तो इसको एम्प्टी नहीं करना आपने, इसी के ऊपर आपने बार बार वॉल्यूम्स ऐड करके उसकी क्या करनी है? टाइट्रेशन करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया हमने? आफ्टर 10 मिनट्स ट्रांसफर 2 cm³ अगेन कॉनिकल फ्लास्क बी में ही, फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क ए, कॉनिकल फ्लास्क बी से कॉनिकल फ्लास्क ए में दोबारा 10 मिनट्स के बाद 2 cm³ ट्रांसफर करो, दोबारा टाइट्रेशन करो। रिपीट स्टेप 6 एट इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट्स फॉर 1 आवर। तो हर 10 मिनट बाद 2 cm³ दोबारा ट्रांसफर करें, दोबारा करें, 10 मिनट बाद दोबारा करें, दोबारा करें, ठीक है। कहते हैं स्टेट विच स्टेप इज यूज्ड
to determine the concentration of H plus ions from the catalyst in the mixture. To determine which step is used to determine the concentration of the catalyst in the mixture. Step 3. Step number 3 में transfer 2 cm cube of HCl from conical flask to, अच्छा मिक्सचर कौन सा इनमें से है ये बताओ पहले। आप पहले ये बता दें कि इन दोनों में से मिक्सचर कौन है। यार रिएक्शन मिक्सचर कौन सा है इनमें से, रिएक्शन कहाँ करा रहे थे हम, बी में। कॉन्कन फ्लास्क बी में करा रहे हैं ना। और इसमें जो पड़ा हुआ HCl है उसको डिटरमिन करने के लिए हमने उसका कितना वो ट्रांसफर कराया, 2 cm क्यूब पहले किस में, कॉनिकल फ्लास्क ए में। ये कौन सा स्टेप था, स्टेप 3 था, जिसमें हमने फिर उसको टाइट्रेशन की और हमने HCl फाइंड कर लिया कि कितना पड़ा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने स्टेप किया है, स्टेप 3। स्टेप नंबर 3, 2 मिनट देना, मैं जरा एक मैसेज कर लूं। जी, तो स्टेप 3 में हमने जो बेसिकली 2 cm क्यूब ऑफ HCl सोल्यूशन, इस मिक्सचर में से HCl सोल्यूशन जो ट्रांसफर कराया था, टाइट्रेशन की थी जिसके लिए, उसमें हम यही फाइंड करते हैं नीचे कितना HCl पड़ा होगा, उस 2 cm क्यूब में कितना है, तो आपके पास मिक्सचर में कितना HCl होना चाहिए वहां से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 3 कहता है आइस्ड वाटर इन कॉनिकल फ्लास्क ए इज यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब्रप्ट एंडिंग करने के लिए, रिएक्शन के लिए कहता है suggest 2 reasons why the rate of reaction is significantly reduced when the reaction mixture is transferred to conical flask A। जब conical flask A में डालते हैं तो सबसे पहले अब इधर आप कंसिडर करो ना, रेट के क्या फैक्टर्स होते हैं। रेट का एक तो फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अब जब आइस्ड वाटर में डालेंगे तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा, एकदम से ड्रॉप कर जाएगा, तो रेट भी क्या कर जाएगा हमारा, काफी सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो यहाँ पे है कि आइस्ड वाटर में डालने का मकसद ये है कि टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर लोअर करना। और दूसरी बात क्या हो सकती है इसके अलावा, हमने काफी कम वॉल्यूम ऑफ HCl आइस्ड इस्तेमाल वाटर किया में है। मोल्स सेम रहेंगे, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी उसकी। हाँ जी बताएं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टेंट कौन है हमारा, ये रिएक्टेंट्स है ना, जी। ऐसे ही है। तो जब आप आइस्ड वाटर में डालते हैं, इनका एक तो रेट क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इनका रेट कम हो जाता है, तो ये फर्दर और ये कुछ भी नहीं बना के देते। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कह लो एब्रप्टली एंड हो जाता है रिएक्शन। जितना मेथनोइक एसिड उस सैंपल में फिर पड़ा होगा वो पड़ा रहेगा। दूसरा मकसद क्या है, आइस्ड वाटर में आपने 150 cm क्यूब क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है ना। तो जब आप इसी 2 cm क्यूब को उठा के, जो 2 cm क्यूब के मोल्स हैं उनको उठा के आप इस 150 में डाल देंगे, तो वो जो मोल्स होंगे वो किस में पड़े होंगे, अब 152 cm क्यूब में पड़े होंगे ना। ठीक है, जी। पहले वो 2 cm क्यूब में मोल्स पड़े थे सैंपल में, अब वो 152 में चले गए हैं। तो जो आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो रेट तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है।
तो जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम कर दी है तो रेट भी क्या हो जाएगा, दोबारा कम हो जाएगा। ठीक है, जी मोल्स तो वही रहेंगे, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गए। मोल्स के साथ नहीं रेट का रिलेशन होता, रेट का रिलेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो उस 150 सी एम क्यूब आइस वाटर में डालने से एक तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया, रेट स्लो हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट्स अब रिएक्ट करके और ज्यादा मेथनोइक एसिड नहीं बना के दे रहे, और ये अच्छी बात है क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं उस 2 सी एम क्यूब सैंपल से कितना मेथनोइक एसिड आया था उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो हमने रिएक्शन रुकवा दिया। दूसरा मकसद ये था कि अगर चलो टेम्परेचर वाला फैक्टर तो हम कर ही रहे हैं, एक और उसको और अच्छा करने के लिए, और ज्यादा रिएक्शन को रोकने के लिए हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर दी। कैसे कि हमने उस 2 सी एम क्यूब में पड़े हुए मोल्स को 150 सी एम क्यूब में डाल दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा कम होगी रिएक्टेंट्स की, तो उससे भी रेट स्लो हो गया। तो हमारे पास दूसरा काम क्या था, टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants in the reaction mixture, in the reaction mixture। ठीक हो गया, ये बात समझ आ रही है। जी तो एक बात तो थी उसके टेम्परेचर से रिलेटेड, दूसरा कि डाइल्यूट हो जाता है जाके वहां, तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जब रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं टेबल 2.1 shows the readings taken by the student. The titrations in step 4 to 7 show the volume of NaOH needed to neutralize both H plus ions from the catalyst, HCl aqueous from the HCOOH produced in the reaction. अच्छा, H plus from catalyst and from जो आपके पास weak acid से H plus आएगा, इन दोनों को जो आपके पास न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH यूज होता है। ये 4 to 7 में जो टाइट्रेशन हम कर रहे थे, जब हम 2 cm क्यूब 1 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर इस तरह करके डाल रहे थे, उसमें हम जो HCl का वॉल्यूम हम उसमें क्या कर रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे। उसमें सिर्फ HCl का वॉल्यूम नहीं था, उसमें किसका वॉल्यूम भी था, मेथनोइक एसिड का भी वॉल्यूम था। आप दोबारा वो मिक्सचर में जब आपने HCl के बाद इधर मिथाइल मिथानोएट डाला था तो रिएक्शन शुरू हो गया था। अब मिक्सचर में HCl भी पड़ा था और एसिड भी बन रहा था आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये दो एसिड्स पड़े हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर पड़ा हुआ है। दोनों H प्लस प्रोड्यूस करेंगे जिसकी न्यूट्रलाइजेशन हम ऊपर जाके 2 cm क्यूब सैंपल लेके NaOH से करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं जी वॉल्यूम ऑफ NaOH नीडेड इन cm क्यूब टू न्यूट्रलाइज H प्लस फ्रॉम कैटलिस्ट, वो कितना है, 11.40 cm क्यूब। ठीक है, जो फ्रॉम कैटलिस्ट आपको चाहिए वो 11.4 फॉर कैटलिस्ट, H प्लस फ्रॉम कैटलिस्ट जो आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉल्यूम ऑफ NaOH नीडेड जो है वो 11.40 cm क्यूब है। कांस्टेंट वैल्यूज ने आपको बता दी है। वॉल्यूम ऑफ NaOH इन cm क्यूब यूज्ड टू न्यूट्रलाइज H प्लस फ्रॉम HCOOH एट टाइम t, उसको हम VT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड टू न्यूट्रलाइज H प्लस फ्रॉम HCOOH एट 60 मिनट्स, वो V इंफिनिटी से हम उसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH नीडेड टू न्यूट्रलाइज द टोटल अमाउंट ऑफ H प्लस इन cm क्यूब, उसने आपको बता दिया है। VT कौन सी वाली वैल्यू है हमारे पास, जो कि एट टाइम t HCOOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, ये उसने आपको बता दिया टोटल वॉल्यूम। मुझे बताओ ये टोटल वॉल्यूम किस किस को न्यूट्रलाइज करेगा, H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम COOH। ऐसे ही है, जी फ्रॉम इथेनोइक एसिड एंड HCl, इन दोनों को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल H प्लस उसने आपको बता दिया। ठीक है, एट एनी गिवन टाइम, एट टाइम t फॉर एग्जांपल। अब मुझे बताओ कि जो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए होता है, उसने आपको बता नहीं दिया। जो HCl से H प्लस आ रहे उसके लिए कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए होता है आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 11.40। तो ये तो हमेशा 11.40 रहेगा। 11.40 cm क्यूब इधर खर्च होगा HCl के लिए, तो 11.40 प्लस जो H प्लस आपके पास इससे आ रहा है मेथनोइक एसिड से, उसको न्यूट्रलाइज करने का वॉल्यूम, टोटल NaOH का वॉल्यूम जो खर्च हुआ है उसके इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास H प्लस का जो वॉल्यूम है, जो H प्लस है जो फ्रॉम वीक एसिड आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें NaOH का वॉल्यूम कैसे पता लगेगा? टोटल में से क्या कर दो, टोटल NaOH में से माइनस कर दो वो वाला NaOH जो H प्लस फ्रॉम HCl के लिए यूज होता है। ठीक है, एट एनी गिवन टाइम टू फाइंड द H प्लस का वॉल्यूम ऑफ NaOH जो H प्लस फ्रॉम मेथनोइक एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। समझ आ रही है बात? जी। टोटल हमारे पास दोनों से आने वाले H प्लस को न्यूट्रलाइज करता है। NaOH का उसने बता दिया 11.40 लगता है हर 2 cm³ सैंपल के बाद। 11.40 लगता है, वो कांस्टेंट है। लेकिन जो आपके पास मिथेनोइक एसिड है उसका कितना है, वो निकालने के लिए टोटल NaOH जो खर्च हो रहा है दोनों के लिए, उसमें से वो वाला NaOH का वॉल्यूम जो कि सिर्फ HCl वाले H प्लस को न्यूट्रलाइज करता है उसको क्या कर दो, माइनस। तो हमारे पास H प्लस जो मेथनोइक एसिड से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने वाला वॉल्यूम ऑफ NaOH निकल आएगा। ठीक है, एट एनी गिवन टाइम, तो ये VT होगा हमारा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास जो पहला वॉल्यूम है NaOH का जो टोटल रिक्वायर्ड था एट टाइम 1 मिनट, वो दोनों H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना था, 12.60। इसमें से ये तो टोटल है ना, इसमें से NaOH जो यूज हुआ था कैटलिस्ट से आने वाले H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो कितना था हमारा, 11.40 ना। तो वो माइनस कर दो इसमें से, पीछे रिमेनिंग वॉल्यूम जो NaOH का लगा है वो किसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा है, वो मेथनोइक एसिड के लिए लगा है एट टाइम 1 मिनट। तो वो कितना आएगा जी आपके पास, 1 2। तो 1.20 दो डेसिमल प्लेसेस तक वॉल्यूम की वैल्यूज देंगे। अच्छा, फिर दोबारा जब 17.70 टोटल लगा उसमें से माइनस 11.40 एट टाइम 13, तो वो कितना बनेगा, 6.30। 6.30। अगला कितना बनेगा, माइनस 11.40, 8.50। तो 8.50, 10.70। 10.70, 13.50। 13.50 और 14.50। हाँ जी। ठीक है, अच्छा जी। आगे कहते हैं कि आपका जो अब आपने वी अल्फा, सॉरी वी इंफिनिटी माइनस VT की वैल्यू निकाल के देनी है उसको। तो मुझे बताओ वी इंफिनिटी कौन था? वी इंफिनिटी था हमारा 60 मिनट्स पे जो लास्ट वैल्यू आपने निकाली। तो यहां से VT कैसे निकलेगा, वी इंफिनिटी माइनस VT कैसे निकालेंगे जी? तो वी इंफिनिटी जो था वो ये वाली वैल्यू है ना, ये वी इंफिनिटी की वैल्यू है एट टाइम 60। ऐसे ही इसमें से क्या करते जाना है, हर VT की वैल्यू को माइनस करते जाना है। तो पहली वैल्यू कैसे निकलेगी, 14.50 माइनस 1.20, यहाँ से कितना आता है जी? 13.3। यार दोबारा सुन लो, 60 मिनट्स पे जो वैल्यू आती है ना VT की, ठीक है, एट टाइम 60 मिनट्स जो वॉल्यूम आता है आपके पास उसको हम वी अल्फा कंसिडर करें, सॉरी वी इंफिनिटी कंसिडर करें। आगे जो वैल्यूज निकाली है वो वी इंफिनिटी में से आपने VT वाली वैल्यू सारी माइनस करनी है। तो हमारे पास ये कितना आता है जी, 13.30। हाँ जी। फिर दूसरी वैल्यू कितनी आती है, 14.40 माइनस 6.30। एट पॉइंट टू। बस आगे आप बताते जाओ बस। उसके बाद मेरे ख्याल है 6.00 सिक्स। बनता है, यही आ रही है। जी। ठीक है, फिर उसके बाद 3.80। 3.80, उसके बाद ये तो 1.00 बनेगा ना। जी। और लास्ट वाली वैल्यू 14.50 माइनस 14.50, तो वो कितना बनेगा, 0। आगे कहते हैं द स्टूडेंट फॉरगॉट टू टेक रीडिंग 5, कंप्लीट टेबल 2.1, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस रिएक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, इस टेबल से ही देख के बता सकते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। वॉल्यूम ऑफ NaOH। यार वॉल्यूम ऑफ NaOH कहाँ से, टाइम इंडिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करने जा रहे हैं। सर मैं टाइम टाइम बताऊँ? टाइम
टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप डिपेंडेंट पूछ रहे हैं, सॉरी। यानी इंडिपेंडेंट बोला मैंने, डिपेंडेंट आप ठीक कह रहे हो वॉल्यूम, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट जो है वो हमारे पास ये टाइम। तो टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहते हैं आइडेंटिफाई वन वेरिएबल दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड अपार्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन। और क्या कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, चेक करते हैं जाके। तो इधर हम देख लेते हैं यार, एक तो वॉल्यूम्स की बता दिया उसने, आपको कंट्रोल करना है। कॉन्सेंट्रेशन उसने बोल दिया कंट्रोल करना है। और इसके अलावा क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ से देख लो, इस पार्ट से देख लो। आइस्ड वाटर यूज की थी, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम्स, ये सारे रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ना। जी। ऐसे ही है, तो हमें एक फैक्टर उसने भूल गया वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के अलावा, वो कौन है, टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और किसका टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, हाँ जी, रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, फ्लास्क बी में हो रहा है ना, तो फ्लास्क बी का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। फ्लास्क बी में पड़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। फ्लास्क बी में जो आपके पास वॉल्यूम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फ्लास्क बी में टेम्परेचर कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है भाई, समझ जी आ रही है बात। जी, समझ आ गई। टेम्परेचर जो है आपके पास वो इंपॉर्टेंट है यहाँ। आगे लिख भी दो, इन फ्लास्क बी वहां पे रिएक्शन हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, इस वजह से उधर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है। बाकी जो आइस वाला है ना, उसमें तो सिर्फ हम क्या करें, क्वेंचिंग के लिए हमने क्या किया हुआ है वो रखा हुआ है साइड पे। रीडिंग 2 should have been taken at 10 minutes and not 13 minutes. State whether this result should be included or not. Explain your answer. रीडिंग 2 किधर है जी हमारी, 12 मिनट्स पे लेनी चाहिए थी, आपने कितने पे ले ली है, 13 मिनट्स पे ले लिया है। तो कहता है जी, स्टेट वेदर दिस रिजल्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द आंसर या नॉट। हम्म, तो इंक्लूड करेंगे ना, क्या है, इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे। 12 पे नहीं ली, 13 पे ले ली, तो 13 पे आने वाला ही हमने उसका टाइटर सॉरी टाइट्रेंट का वॉल्यूम निकाला है फिर। या तो होता कि 12 पे आने वाला टाइट्रेंट का वॉल्यूम लिखा होता और 13 पे मेजर किया होता, फिर गलत होता बात। लेकिन हमने जो वॉल्यूम्स मेजर किए हैं वो 13 के लिए ही किए हैं। ठीक है, जो आपने टाइटर मेजर किया है वो 13 मिनट्स के लिए ही किया है, तो ये वैल्यू बिल्कुल इंक्लूड करनी चाहिए हमें। तो कहते हैं रीडिंग 2 शुड हैव बीन टेकन एट 10 मिनट्स not at 13 minutes. State whether this result should be included or not. Explain your answer. Yes, we will include, because the value of NaOH is according to 13 minutes. ठीक है, 13 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टाइटर की वैल्यू आनी चाहिए थी, हमने वो निकाली उस टाइम। आगे चलते हैं, कहते हैं जी, plot the graph on the grid in figure 2.1 to show the relationship between V infinity minus Vt and time. Use a cross to plot data points. Draw a line of best fit. चलो जी, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है जी हमने, ये हमारा y एक्सिस पे है और टाइम हमारा x एक्सिस पे है। ठीक है, तो मैं इसकी तस्वीर ले लेता हूँ जल्दी से। जी, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास है जी फर्स्ट रीडिंग, टाइम इज 1 मिनट, और जो वॉल्यूम है वी अल्फा माइनस वी टी है वो 13.30 है। 13.30 लगा टाइम 1 मिनट पे 1 मिनट जाना है, टाइम 0 1 2 3 4 5 6 एक डजन 1 मिनट प्रेजेंट करिए एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे आपके पास है 1 डजन 0 1 2 प्रेजेंट करिए, एक डजन 2 डजन जो हमारे पास नहीं, ये 13 मिलेगा 12.2 12.4 12.8 13 यहाँ पे 0.2 प्रेजेंट करिए, एक डजन यहाँ पे 1 प्रेजेंट करिए, एक डजन आप कर लेते हैं, तो 1 13.3 13.3 आएगा आपके पास, 13.3 दरमियान ये मेरी, उसके बाद सेकंड रीडिंग आएगी y की 13 मिनट से 8.20 आएगी, 13 आएगा 12 11 12 13 13 आएगी, आपके पास जो वैल्यू ऑफ y 8.20 8.20 आएगी, ये लाइन एक से एक डजन ऊपर पोटेंशियल डिवीजन आगे बढ़ा, ये दूसरा पॉइंट आएगा, फिर इसके बाद आपके पास आता है 20 पे 6 तो 20 पे आपके पास 6 पॉइंट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास 30 पे 3.80 तो 30 पे 3.80 या 3 3.8 आएगा, 4 से 1 डजन, फिर उसके बाद आपके पास आती है 40 रीडिंग है, 50 रीडिंग है वो 50 मिनट पे 1 तो 50 मिनट पे आपके पास 1 ये रीडिंग आ जाए और 60 मिनट पे आपके पास आ रहा है 0, तो ये 0 करेक्ट रहेगा।
अब अगर ग्राफ दूर करके देखें तो कौन से पॉइंट्स ट्रेंड में लाए करते हैं? ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, आपको कर्व भी बनानी पड़ेगी। यहाँ से अगर देखें ना, तो ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टू कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ही ग्राफ मानो इसको, तो आपके पास ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी उसमें आपने कर्व बनानी है। ठीक है, थोड़ा पॉइंट्स के ट्रेंड से भी नजर आ जाता है कि कर्व बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी। और एक स्मूथ एंड कर्व हम अपने पास इधर बना लेंगे, जिसमें इस तरह करके डिक्रीज आर जो कि जीरो पे टच करेगी, और यहाँ से पीछे इसको क्या कर लो, एक्स्ट्रापोलेट कर। तो हमारी कर्व बन रही है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं रीडिंग 5 was not taken, use the graph to predict the total volume of NaOH needed to neutralize the total amount of H plus at 40 minutes। NaOH का टोटल वॉल्यूम आपने बताना है, ये बात ध्यान में रहे। हमने टोटल वॉल्यूम NaOH का बताना है। ग्राफ पे H प्लस के लिए 40 मिनट्स पे कितना हमारे पास टाइम लगता है, तो 40 मिनट्स। इस पे जाके क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, और इधर से देख लेंगे हमारे पास टाइम कितना आता है। ये कितना आता है जी, 2.2, 2.3। 2.3 हमारे पास क्या है जी, 40 मिनट्स पे 2.3 जवाब आता है वी अल्फा बाय माइनस वी टी का, 2.3 CM3। अब मुझे बताओ, वी अल्फा माइनस वी टी ये हमने किस तरह निकाला था? डाटा पे जाते हैं वापस, इधर देखें। टोटल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो हमारी वी अल्फा माइनस वी टी की वैल्यू है, ये तब आती है जब हम क्या करते हैं, वी अल्फा में से वी टी को क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, तो वी अल्फा में से जब वी टी को माइनस किया जाता है। अच्छा, हमारी ये वैल्यू कितनी आई वी अल्फा माइनस वी टी की? ये आई है जी 2.3। वी अल्फा कितना था, 14.50। तो वी टी कितना होना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट बना के निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से वी टी निकाला, कितना आया हमारा वी टी, 12.20। 12.20। 12.20। ये वी वो वाला वॉल्यूम ऑफ NaOH है जो क्या आ रहा है, मेथनोइक एसिड से आ रहा है, टोटल NaOH नहीं है। टोटल NaOH यानी टोटल NaOH जो कि H प्लस फ्रॉम मेथनोइक एसिड एंड H प्लस फ्रॉम कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करता है, वो किस तरह आता था हमारे पास? उसको निकालने के लिए हमारे पास टोटल NaOH जो था, टोटल NaOH वो किस किस के साथ मिला हुआ है? उसमें आपके पास वॉल्यूम जो आपने यूज किया फॉर कैटलिस्ट, H प्लस फ्रॉम कैटलिस्ट, एंड वॉल्यूम फ्रॉम H प्लस फ्रॉम मेथनोइक एसिड, ये दोनों इंक्लूडेड थे। तो टोटल NaOH निकालने के लिए हमें V ऑफ H प्लस, जो कि कितना उसने बताया हुआ था ऑलरेडी, जो कैटलिस्ट से आ रहा है 11.40, प्लस जो अभी वॉल्यूम ऑफ का जो आपके पास NaOH लग रहा है फॉर द वीक एसिड यानी मेथनोइक एसिड, उसको लिख ले यहाँ पे। अगर तो 12.0 है वो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, 12.20, सॉरी 23.60 बनता है। हाँ जी। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ NaOH टोटल चाहिए होगा टाइम 40 मिनट्स, वो कितना होगा, 23.60। ठीक है, आगे कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट, स्टेट वेदर द डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज रिलायबल, जस्टिफाई योर आंसर। डाटा में कोई अनोमलस पॉइंट नजर आया आपको? नहीं। तो हम उसे क्या बोलेंगे? सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं। यस, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर ऑन द लाइन या फिर क्लोज टू द लाइन। कौन सी वाली लाइन? ऑफ बेस्ट फिट।
क्लियर? जी